तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा इंडियन पॉलिटी मेंस का क्लास नंबर 11 है और आज के क्लास में हम लोग जनहित याचिका की संकल्पना यानी कि PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इस टॉपिक को कवर करेंगे। जैसा कि आपको पता है, अभी तक अगर हम लोग देखें तो पॉलिटी में अभी तक हम लोग केंद्र राज्य संबंध इस टॉपिक को कंप्लीट किए। उसके बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना इसको कंप्लीट किए। उसके बाद भारतीय संविधान के जो मूल लक्षण है या फिर विशेषताएं, इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। तो अभी तक हम लोग 10 क्लासेस में 3 टॉपिक को कंप्लीट किए हैं मेंस का। आज और कल 2 क्लास और आएगा, इसमें हम लोग जनहित याचिका वाला जो टॉपिक है इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा यानी कि जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है उसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों की तरफ चले जाएंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के बारे में। तो ये रहा आपका लोकहितवाद, जिसको लोकहित याचिका भी कहा जाता है और इसको जनहित याचिका भी कहा जाता है, और इसको इंग्लिश में हम लोग पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि PIL कहते हैं। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि लोकहितवाद जो है ये क्या होता है। तो जैसा इसमें बताया जाता है कि लोकहितवाद एक ऐसा वाद या फिर न्यायिक कार्यवाही होती है जिसमें जनसाधारण अथवा जनता के एक बड़े वर्ग का हित जिसमें निहित होता है। तो लोकहितवाद एक ऐसा वाद है, एक ऐसा केस है या फिर एक ऐसा न्यायिक कार्यवाही है जिसमें जनसाधारण यानी कि पूरा एकदम जनता के लिए और जनता का एक बहुत बड़े वर्ग के लिए उसका जो हित उसमें छिपा होता है। अर्थात दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एक ऐसा वाद अथवा न्यायिक कार्यवाही अथवा मामला जिसमें जनसाधारण अथवा समाज का हित हो। तो जनसाधारण और समाज का हित जिसमें जुड़ा हो उसको हम लोग PIL कहते हैं, वह लोकहितवाद कहलाता है। लोकहितवाद जो है वो निर्धन और कमज़ोर वर्ग के लोगों को न्याय दिलाने का एक अनूठा मंच है। अगर हम लोग देखें, इसका सिंपल सा अर्थ है कि जो आपका लोकहितवाद है इसके मामले से जो व्यक्ति निर्धन है, जो व्यक्ति कमज़ोर है, जो वर्ग कमज़ोर है, उन वर्गों को न्याय दिलाने का एक अनूठा मंच है। कहने मतलब है कि हम सभी को पता है कि अगर आपके साथ अगर शोषण भी होता है ना, तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ तक जाने के लिए, वहाँ पे दलील करने के लिए आपको एक अच्छा खासा अमाउंट खर्च करना पड़ता है। आपको बहुत बड़े बड़े वकीलों को हायर करना पड़ेगा। देन ऐसे में आप हिम्मत हार जाते हैं और आप सही होते हुए भी आप जो है वो गलत का ही पक्ष छोड़ देते हैं। तो इसीलिए बताया जा रहा है कि ये जो लोकहितवाद है ये एक ऐसा मंच है कि जहाँ से आपका कमज़ोर वर्ग, जो निर्धन है, इन सभी को न्याय दिलाने का एक यहाँ पे बेहतर उपाय मिलता है। तो अगर आप केस नहीं लड़ पा रहे तो आपके बदले में आपका कोई जो है वो कोई दूसरा व्यक्ति या फिर आपके लिए कोई संस्था जैसे कि NGO वगैरह हो गया, ये सभी भी आपके लिए, आपके हित के लिए वो लड़ाई लड़ सकता है। या फिर सामाजिक कोई मामला हो जो समाज के सभी वर्गों के लिए, सभी वर्गों के हित से जुड़ा हो, तो उसको भी हम लोग लोकहितवाद के अंतर्गत ही शामिल करते हैं। ठीक है, आगे देखिए। जब कोई व्यक्ति निर्धनता, आर्थिक कमजोरी या फिर अन्य किसी कारण से न्यायालय में वाद पेश करने अथवा न्यायिक कार्यवाही करने में असमर्थ रहता है, तब उसकी ओर से अन्य व्यक्ति, ठीक है ना, स्वैच्छिक अन्य व्यक्ति या फिर कोई स्वैच्छिक संगठन अथवा संस्था इसके द्वारा लोकहित के माध्यम से न्यायालय में वाद अथवा न्यायिक कार्यवाही पेश की जाती है। सिंपल सी बात बताया गया अभी कि जब कोई व्यक्ति जो कि गरीब है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, वो पैसा नहीं लगा सकता है, और या फिर कोई अन्य कारण से, या फिर वो कभी कभी डर से भी नहीं जाना चाहता है कि कौन इसमें झंझट में पड़ना चाहे इसमें, तो ऐसे में किसी भी कारण से वो न्यायालय में जो है केस को पेश करने से यानी कि वाद को पेश करने से अथवा न्यायिक कार्यवाही करने में वो असमर्थ रहता है। देन ऐसे में उसके तरफ से कोई अन्य व्यक्ति या फिर कोई अन्य संगठन जो कि स्वैच्छिक रूप से, अपने रूप से, या फिर कोई संस्था जैसे कि NGO वगैरह हो गई, इन सभी के द्वारा लोकहित के माध्यम से न्यायालय में वाद अथवा न्यायिक कार्यवाही पेश की जाती है। ठीक है, तो यही आपका लोकहितवाद है। आगे देख लीजिए। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश थे जिनका नाम है कृष्ण अय्यर। इनका कहना है कि पीड़ित व्यक्ति के ही न्यायालय में जा सकने की अवधारणा अब समाप्त हो चुकी है, उसका स्थान समाप्त हो चुकी है, उसका स्थान अब वर्ग, कार्यवाही, लोकहित आदि ने ले लिया है।
अब कोई भी व्यक्ति जो लोकहित से जुड़ा हुआ मामला हो, ऐसे मामलों का जो है ऐसे हितों की सुरक्षा करने के लिए वो न्यायालय में जा सकता है। सिंपल सी बात है। एक उच्चतम न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के एक जो है वो पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं, जिनका नाम है कृष्ण अय्यर साहब। कृष्ण अय्यर यानी कि न्यायाधीश कृष्ण अय्यर, इन्होंने कहा है कि अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो व्यक्ति पीड़ित है वही पीड़ित व्यक्ति ही जो है वो न्यायालय में जाए और अपना वो केस लड़े। ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। पीड़ित व्यक्ति जो नहीं जाना चाहता है किसी भी कारणवश, तो उसके जगह में कोई अन्य व्यक्ति भी जा सकता है, कोई अन्य संस्था भी जा सकती है जो उसके हित में जाके उसके लिए लड़े। या फिर अगर कोई सामाजिक हित का बात छुपा हो तो ऐसे में कोई व्यक्ति का नहीं जा रहा है तो कोई संगठन के द्वारा भी लोकहितवाद के माध्यम से वहाँ पे जो है वो बात को, न्यायिक प्रक्रिया को स्टार्ट किया जा सकता है, ठीक है। आगे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को लेकर आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह जा सकते हो, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए, बताया जा रहा है कि लोकहितवाद आमतौर पर बहुत सारे लोगों के हित का एक प्रयास है। तो अगर हम लोग लोकहितवाद की बात करें तो ये आमतौर पे देखा जाए ना तो ये बहुत सारे लोगों का एक हित में जुड़ा हुआ एक प्रयास होता है कि ऐसा मामला जो सभी लोगों के हित से जुड़ा हो, इसी को हम लोग लोकहितवाद में शामिल करते हैं। और इसको उठाने का भी रीज़न यही होता है कि सभी का साथ सबका विकास, यही इसी का एक तरह से देखा जाए तो इसका कोटेशन है, ठीक है। आगे देखिए, तो बोला जा रहा है कि लोकहितवाद आमतौर पर बहुत सारे लोगों के हित का एक प्रयास है और लोकहितवाद के तहत न्यायपालिका के द्वारा सामूहिक हित की जो सुरक्षा है इसकी की जाती है। तो लोकहितवाद के माध्यम से हम लोग सामूहिक हित वाला अगर कोई बात है तो इसको जो है वो सुरक्षा प्रदान किया जाता है न्यायपालिका के द्वारा, ठीक है। परंतु उच्चतम न्यायालयों के मांग पर एक व्यक्ति भी समूह की तरह माना जा सकता है, ठीक है ना। अगर देख लीजिए कभी कभी क्या होगा ना कि विशेष परिस्थिति है, तो विशेष परिस्थिति के मांग पर, कहने मतलब है कि परंतु उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के विशेष परिस्थितियों के मांग पर एक व्यक्ति भी समूह की तरह माना जा सकता है। देखिए, अगर एक व्यक्ति भी जा रहा है और वो सामाजिक हित के बात करेगा, बोलेगा, अगर वो पॉल्यूशन, अगर आप वो बोलिएगा भ्रष्टाचार के खिलाफ, या फिर इस तरह करके अगर किसी बात को लेकर वो कोई व्यक्ति, सिंगल व्यक्ति भी उच्चतम न्यायालय में जा रहा है तो उसका भी जो बात है उसको समूह की तरह ही माना जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, बोला जा रहा है कि उच्चतम न्यायालय ने लोकहितवाद की संकल्पना को भारतीय न्यायिक परिसीमा में सम्मिलित किया है। तो भारतीय न्यायिक जो परिसीमा है, इस भारतीय न्यायिक परिसीमा में लोकहितवाद की संकल्पना को शामिल किया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ताकि कार्यपालिका और विधायिका को उनके संवैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन एवं लोगों के प्रति उनके संवैधानिक उत्तरदायित्व के लिए जो जिम्मेदार बनाया जा सके। सिंपल सी बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी भारतीय न्यायिक परिसीमा में जनहित याचिका को शामिल किया है, भारतीय न्यायिक परिसीमा में। और ऐसा इसलिए किया है ताकि जो कार्यपालिका है और जो विधायिका है, कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करवाना और विधायिका का काम है कानून को बनाना। तो ऐसे में क्या है, कार्यपालिका और विधायिका को उनके संवैधानिक कर्तव्य जो है, ड्यूटीज़ जो है कॉन्स्टिट्यूशनल, उनका निर्वहन एवं लोगों के प्रति उनका जो संवैधानिक उत्तरदायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और इनका ड्यूटीज़ भी है, इनको वो जिम्मेदारी से बेहतर तरीके से निभाए। क्लियर। आगे देखिए, लोकहित याचिका की जो संकल्पना है ये न्यायपालिका के द्वारा विकसित की गई है। किसके द्वारा? तो न्यायपालिका के द्वारा विकसित की गई है और यह पूर्णतः न्यायाधीशों के द्वारा निर्मित एक कानून है। सिंपल सी बात है। अगर पूछा जाए कि लोकहित याचिका क्या संविधान में पहले से मौजूद था, नहीं, ये न्यायपालिका के द्वारा विकसित की गई एक तरह से ये कानून है, न्यायाधीशों के द्वारा निर्माण किया गया ये एक तरह से कानून है। उच्चतम न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों के द्वारा लोकहितवाद के प्रयोग के विनियमन के लिए नियम और सिद्धांत विकसित किए हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका बोले तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है। उच्चतम न्यायालय भी उच्चतम न्यायालय में भी आप जो है वो PIL को लेकर जा सकते हैं। तो बोला जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है ना, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने विभिन्न निर्णयों के द्वारा अलग अलग निर्णय दिए हैं। तो अलग अलग निर्णयों में वो लोकहितवाद का प्रयोग के विनियमन के लिए नियम और सिद्धांत दिए हैं। तो अलग अलग केसेस में
लोकहितवाद का जो है प्रावधान भी किए हैं, और साथ ही साथ उसके नियम कैसा होगा, उसका विनियम कैसा होगा, उसका सिद्धांत क्या होगा, इन सभी के बारे में वो नियम भी बनाया है। ठीक है, आगे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि विभिन्न निर्णयों के द्वारा निम्नलिखित मामले या फिर वाद में या फिर केसेस में लोकहित के परिधि में माने गए हैं। देखिए कौन कौन से निर्णय में ऐसा बोला गया है कि वो लोकहित के परिधि में आएंगे, यानी कि लोकहित के दायरे के अंतर्गत आएंगे, कौन कौन सा मुद्दा। तो सबसे पहले एक मुद्दा आता है गंगा के पानी का। गंगा के पानी का एक मुद्दा आता है, ठीक है। और ये जो मुद्दा है वो आपका एक व्यक्ति के द्वारा MC मेहता के द्वारा लड़ाया गया था, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 1998 में ये 1988 में ये केस लड़ा गया था। तो गंगा के पानी का वाद MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसके द्वारा लड़ा गया था 1988 में। और इसमें क्या था मामला वो देख लीजिए। गंगा के पानी को दूषित होने से रोकने के लिए उस पानी में हित रखने वाले व्यक्ति के द्वारा लोकहितवाद लाया जा सकता है। सिंपल सी बात है। तो ऐसा मामला ये देख लीजिए, गंगा के पानी का मामला कि गंगा का पानी जो है वो दूषित हो रहा है, देन इस ऐसे में इसको रोकना है, क्योंकि उस पानी में जो हित रखने वाले जो लोग हैं इससे उनको प्रॉब्लम होगा। तो ऐसे में ये जो मामला है वो आपका लोकहितवाद का मामला है। ये कौन डिसाइड किया? ये आपका सुप्रीम कोर्ट डिसाइड किया। कैसे किया? तो अलग अलग निर्णयों के माध्यम से लोकहितवाद का जो है वो परिधि डिसाइड किया। इसी में हम लोग गंगा के पानी का जो है मामला देखते हैं, जो कि MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के द्वारा 1988 में लड़ा गया था। ठीक है, एक और केस है, फिर देख लीजिए। फिर इसी के बाद MC मेहता और आपका यूनियन ऑफ इंडिया, इसका एक और केस आता है 1997 में। एक तो 1988 में आया, फिर आया 1997 में। फिर बोला जा रहा है कि ताजमहल के सौंदर्य के रक्षा के लिए लोकहितवाद जो है वो लाया गया था। तो ताजमहल का जो है सौंदर्य है, जो खूबसूरती है, ये खराब हो रहा था, तो इसकी रक्षा करने के लिए भी आपका लोकहितवाद लाया जा सकता है। इसको बोला है MC मेहता और यूनियन ऑफ इंडिया, इसी के मामले में सुप्रीम कोर्ट। सौंदर्य कहने का मतलब है ताजमहल का जो वाइट है वो अब वाइट नहीं रहा, वो उसमें पीलापन आ जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो कैल्शियम कार्बोनेट है, जो आपका संगमरमर है, इस पे जो है एसिड रेन जब हो रहा है, अम्लीय वर्षा हो रहा है, तो इसका जो कलर चेंज हो जा रहा है, तो इसका सुंदरता खराब हो रहा है। तो ये डिसीजन भी MC मेहता वाले केस में दिया। और MC मेहता वाले केस में जो 1988 में आया था, उसमें वो गंगा के पानी को जो है वो वाला बात बताया कि जो है गंगा के पानी का जो दूषित होना, ये भी लोकहितवाद के परिधि के अंतर्गत ही आएगा। तो अलग अलग निर्णयों में सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर रहा है कि कौन सा मामला लोकहितवाद के अंतर्गत आएगा, कौन नहीं आएगा, सो ऐसा। ठीक है, इसके अलावा एक और केस आता है, एक और वाद है, जो कि आपका SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, जो कि 1983 में आता है। और यहाँ बोला जा रहा है कि न्यायाधीशों के स्थानांतरणों को अधिवक्ताओं द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत चुनौती दी जा सकती है। तो जो आपका न्यायाधीश है, जो आपका जज है, जजों का भी ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो न्यायाधीशों के स्थानांतरों को अधिवक्ताओं के द्वारा, यानी कि जो अधिवक्ता है, यानी कि जो वकील है, वकीलों के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत चुनौती भी उनको हम लोग दे सकते हैं, क्योंकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता में सबका हित निहित है। हम सभी को पता है कि न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है कार्यपालिका से, विधायिका से। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे विधायिका भी आपका जो है वो, ये विधायिका भी थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबल है कार्यपालिका के प्रति, और कार्यपालिका भी है, लेकिन न्यायपालिका पूरी तरीके से स्वतंत्र है। ऐसा क्यों है? ताकि जो है वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, इससे आपका सभी का हित छिपा हुआ है, और ये संविधान को सुरक्षित रखने में हम लोग के लिए बेहतर है। तो इसी में क्या हुआ था कि SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में, जो कि 1983 में आया था, इसमें बोला गया कि जो न्यायाधीशों का जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं भैया, ऐसे में वकील के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 के द्वारा जो है अब चुनौती दे सकते हैं कि आप वकीलों का ट्रांसफ़र क्यों कर रहे हैं। तो ये भी आपका लोकहितवाद के अंतर्गत ही आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक और केस आया था, वो भी इम्पॉर्टेंट है, उसको देख लीजिए। एक है पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में क्या है वो देखिए। इस वाद में विधि का शासन को लोकहितवाद के अंतर्गत महत्वपूर्ण अंग माना गया। तो विधि का शासन है, एक आपका जब आर्टिकल 14 पढ़िएगा तो वहाँ पे 2 वर्ड देखने को मिलता है। एक है आपका विधि का शासन, एक है आपका विधि का समान संरक्षण। तो विधि का शासन और विधि का समान संरक्षण, ये हम लोग देखते हैं। तो विधि का शासन यानी कि कानून की नज़र में सभी बराबर है,
कानून के अनुसार देश चलेगा, तो यही है। तो इस केस में यानी कि जो आपका पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले जो केस है, इस केस में विधि का शासन लोकहितवाद के मामला के अंतर्गत महत्वपूर्ण अंग माना गया है। तो विधि का शासन जो है उसको भी लोकहितवाद के अंतर्गत माना गया है इस केस में, ठीक है। आगे देखिए, विधि का शासन केवल संपन्न वर्गों के हितों को सुरक्षा नहीं करता है, बल्कि समाज के कमजोर वर्ग को भी न्याय के समान अवसर उपलब्ध करवाता है। ऐसा नहीं है कि विधि का शासन केवल कानून जो है वो बड़े लोगों के लिए नहीं है, बल्कि वो समाज के छोटे वर्ग, जो आपका दुर्बल वर्ग है, इनके लिए भी जो है वो न्याय के समान अवसर उपलब्ध करवाता है, ठीक है। तो विधि का शासन केवल संपन्न वर्गों के हितों को ही सुरक्षित नहीं करता है या सुरक्षा नहीं करता है, बल्कि वो समाज के कमजोर वर्ग को भी न्याय के समान अवसर उपलब्ध करवाता है। यहाँ तक की बातें आपको पता होनी चाहिए। आगे देखिए, लोकहितवाद के मामलों में न्यायालय के द्वारा समय समय पर लोकहितवादों की व्याख्या की गई है। जैसे देखिए, लोकहितवाद का अलग अलग जब मामला आया है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा यानी कि न्यायालय के द्वारा समय समय पर लोकहितवादों की जो है वो व्याख्या की गई है। जैसे कभी कभी बोला गया कि बंधुआ मजदूरी, ये भी लोकहितवाद में आएगा। श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी, ये भी लोकहितवाद में आएगा। बाल शोषण, ये भी लोकहितवाद में आएगा। नारी उत्पीड़न, ये भी लोकहितवाद में आएगा। पुलिस यातना या फिर पुलिस के द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है, ये भी लोकहितवाद में आएगा। पर्यावरण संरक्षण, ये भी लोकहितवाद में आएगा। तो अलग अलग मामलों को अलग अलग चीज़ों में यहाँ पे अलग अलग मामलों में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा PIL का जो है वो व्याख्या किया गया और इसका दायरा को बढ़ाते चला गया। आगे देख लीजिए, कोर्ट पे डिपेंड होता है कि वह किसे PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन परिधि के अंतर्गत रखता है और किसे बाहर रखता है। तो ये सिंपल सी बात है, ये आपका न्यायालय के प्रति सुप्रीम कोर्ट और आपका हाई कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है। इसके अलावा और भी पॉइंट है, जैसे कि दलित और पिछड़े वर्गों पर अत्याचार, इसको भी PIL के अंतर्गत शामिल किया गया है। हिंसा से प्रभावित पीड़ित व्यक्ति, इसको भी शामिल किया गया है। कारागृहों में शोषण, उत्पीड़न और अव्यवस्था इत्यादि, इन सभी को जो है वो आपका PIL के अंतर्गत ही शामिल किया गया है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें विधि के शासन को PIL के अंतर्गत रखा गया है और विधि के शासन का अर्थ क्या होता है वो भी यहाँ पे बतलाया गया है। साथ ही साथ लोकहितवाद के मामलों में न्यायालय के द्वारा समय समय पर लोकहितवादों की व्याख्या की गई है और इसमें अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग डायमेंशन को फिर से इसमें PIL के अंतर्गत रखा गया है। ये देख लीजिए, जैसा कि आपका 6-7 गो इधर है और 3-4 ठो इधर है, मतलब 8-10 ठो मामले हैं, 10-12 ठो मामले हैं जो यहाँ पे शामिल किया गया है। और भी मामले हैं इसमें, ऐसा नहीं है। आगे देख लीजिए, बताया गया है कि कौन कौन से मामले जो है वो लोकहितवाद इसके अंतर्गत, इसके परिधि में शामिल नहीं होते हैं। तो बोला गया है कि निम्नलिखित मामले या निम्न मामले लोकहितवाद के परिधि में नहीं आते हैं। कौन कौन मामले नहीं आते वो देख लीजिए। पहला मामला, भूस्वामी एवं किराएदार के बीच का विवाद। अगर कोई भी लैंडलॉर्ड है और जो भी किराएदार है, इनके बीच में अगर किसी भी तरह का विवाद होगा तो इसको PIL के अंतर्गत हम लोग शामिल नहीं करेंगे। सेवा और जो नौकरी है, इसका विवाद होगा तो इसमें हम PIL के दायरे में इसको शामिल नहीं करेंगे। सरकार के विरुद्ध निजी शिकायतें, ये PIL नहीं है। शिक्षण संस्थाओं में जो प्रवेश है, ये आपका PIL नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो किस मामले को PIL में दर्ज किया जाता है, किसको नहीं किया जाता, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए क्या है क्या नहीं है। सो अब देखेंगे हम लोग कि भारत में लोकहितवाद का जो है वो विकास के क्या क्या कारण रहे हैं। तो भारत में लोकहितवाद विकास के कारण देखते हैं कि भारत में जो लोकहितवाद है इसके विकास के कारण देखिए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि न्यायमूर्ति PN भगवती ने कहा है कि न्यायपालिका को शक्ति के दुरुपयोग या फिर गलत प्रयोग को रोककर जनमानस को ऐसा उपचार प्रदान करना होगा जिससे दलित और कमज़ोर वर्ग का शोषण व अन्याय समाज से समाप्त हो जाए। सिंपल सी बात है। PN भगवती साहब ये बोलते हैं, जो कि आपके सुप्रीम कोर्ट के ये जज थे, PN भगवती साहब ये बोलते हैं कि न्यायपालिका काम क्या है। तो न्यायपालिका काम है कि वो शक्तियों का दुरुपयोग नहीं होने दे और उसका गलत प्रयोग भी नहीं होने दे, इनको रोके वो, ताकि जो है जनमानस, जो जनता है, इसको एक ऐसा उपचार प्रदान करना है जिससे दलित वर्ग और जो आपका कमज़ोर वर्ग है, इनके ऊपर किसी भी तरह का शोषण नहीं होगा और समाज में अन्याय नहीं होगा और ये सभी समाज से जो है वो दूर हो जाएंगे। क्लियर? आगे देख लीजिए।
चाहे इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सक्रिय न्यायपालिका को प्रक्रियात्मक अस्वीकार्य क्यों न करना पड़े। सिंपल सी बात है, चाहे इस उद्देश्य को यानी कि दलित और कमज़ोर वर्ग का शोषण ना हो, जनमानस के ऊपर किसी भी तरह का अन्याय ना हो, समाज में सभी तरह का खुशहाली हो, इसके लिए इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सक्रिय न्यायपालिका को, जो आपका एक्टिव जुडिशरी है, सक्रिय न्यायपालिका है, इसको प्रक्रियात्मक यानी कि फंक्शनल अस्वीकार्य आविष्कार प्रक्रियात्मक आविष्कार क्यों ना पड़े। मतलब कि आए दिन नए नए चेंजेस ही क्यों ना करना पड़े, इनको जो करना पड़े वो करेंगे, लेकिन आप ऐसा जो है वो समाज में सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। कौन? सुप्रीम कोर्ट। तो ये बोला गया है कि चाहे इस उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए न्यायपालिका को, सक्रिय न्यायपालिका को प्रक्रियात्मक प्रक्रियात्मक आविष्कार कहने का मतलब है आपका इनोवेशन करना है, फंक्शनल इनोवेशन क्यों ना करना पड़े, वो करने के लिए तैयार है, लेकिन इस उद्देश्य को फुलफिल करेंगे। कहने का मतलब क्या है, देख लीजिए यहाँ पे मीन्स बताया जा रहा है कि पीड़ित व्यक्ति के लिए उसका रिलेटिव भी अपील कर सकता है, ये भी हो सकता है, और पीड़ित व्यक्ति के लिए कोई संस्था, एनजीओ ये भी कर सकते हैं। आगे देखिए, इसी विचारधारा को, कौन सी विचारधारा, कि समाज में दलित और कमज़ोर वर्ग के ऊपर शोषण नहीं होगा और यहाँ पे समाज में अन्याय को दूर करना है, इसी के लिए, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सक्रिय न्यायपालिका को क्यों ना प्रक्रियात्मक आविष्कार ही क्यों ना करना पड़े, ये भी करेंगे। और इसी जो विचारधारा है, इसी विचारधारा को प्रबल बनाने के लिए और न्याय की महत्ता को बनाए रखने के लिए और इस विचारधारा को प्रबल बनाने के लिए लोकहितवाद का विकास हुआ है। तो इसके लिए ही जो है आपका PIL का विकास हुआ है। क्या बोला गया है, इसी विचारधारा को प्रबल बनाने के लिए और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और न्याय की जो महत्ता है इसको बनाए रखने के लिए लोकहितवाद यानी PIL का विकास किया गया है। और इसके विकास के अगर हम लोग देखें तो निम्नलिखित कारण भी है। क्या क्या कारणों हैं, उन कारणों की हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भारत के जो संविधान है, संविधान में आर्टिकल 38 में राज्य को यह निर्देशित किया गया है, इसको 2 नंबर नहीं लिखेंगे हम लोग, 2 नंबर हटाइए इसको। तो बोला जा रहा है कि संविधान का जो आर्टिकल 38 है, इसमें राज्य को यह निर्देशित किया गया है कि वह समाज के सभी वर्गों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय यहाँ पे स्थापित करे। सिंपल सी बात है, आर्टिकल 38 में बोला गया है कि समाज में आपको जो है सरकार को यानी राज्य को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करना है। देन ऐसे में आपको यहाँ पे उसका भी अर्थ वही निकल रहा है ना कि आपको न्याय को सुनिश्चित करना है। ऐसे में आपको एक तरह से PIL जैसी प्रावधान करना चाहिए, इसका एक ये भी कारण बना। और भी देख लीजिए, बोला जाता है कि संविधान के 39 क्लॉज A में यह निहित किया गया है कि समाज के गरीब वर्ग को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। तो निःशुल्क विधिक सहायता यानी कि जो व्यक्ति गरीब है, केस नहीं लड़ पा रहा है, तो उनको ना निःशुल्क विधिक सहायता करवाना है, कानूनी सहायता करवाना है, वो भी फ्री में। तो ऐसे कैसे हो सकता है भैया, तो इसके लिए भी PIL जैसा कॉन्सेप्ट लाना पड़ गया। इसके अलावा बोला गया कि जनहित में लोगों की हितों की रक्षा की जाए, कैसे करेंगे, तो इसके माध्यम से। फिर देख लीजिए, बोला जाता है कि न्याय की प्रक्रियात्मक जटिलताओं के कारण कोई न्याय से वंचित न रह जाए। हम लोग देखते हैं कि न्यायपालिका का देखते हैं तो न्याय का जो प्रक्रिया है ना वो बहुत ही जटिलतम है। तो ये इतना ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स है ना, इस कारण से कई सारे लोगों को न्याय तो मिलता ही नहीं है, सालों साल लग जाते हैं इसमें, ये भी है, ठीक है ना। फिर देख लीजिए, नेक्स्ट कारण है कि न्याय समाज के उन व्यक्तियों को भी प्राप्त हो सके जो व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण प्राप्त नहीं हो सके हैं। तो समाज के सभी तबके को, सभी वर्ग को, सभी लोगों को न्याय मिल सके। नहीं तो न्याय समाज के उन व्यक्तियों को भी प्राप्त होना चाहिए जो कि व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण प्राप्त नहीं हो सक रहे हैं। तो हम लोग का ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है ना न्याय व्यवस्था कि सभी लोगों को न्याय दे पाना बहुत ही मुश्किल हो पा रहा था, ठीक है। इसके बाद देखिए, प्रशासनिक कार्यों के विरुद्ध मानवीय अधिकारों को मान्यता देना। तो प्रशासनिक कार्य के खिलाफ जो आपका अधिकार है, मानवीय अधिकार, एक तरह से देखो अब तो आप ये ह्यूमन राइट्स है, इनको मान्यता देना। इसके अलावा जहाँ अधिकार वहाँ उपचार युक्ति को विस्तृत रूप से प्रयोग करना। तो जहाँ पे अधिकार है वहाँ पे उपचार है भी है, और ये जो पद्धति है, ये जो युक्ति है, इसको विस्तृत रूप से इसका प्रयोग करना। इसके अलावा न्याय को व्यवहारिक बनाना, बहुत ही व्यवहारिक बनाना न्याय को। इन सभी के कारण जो है वो आपका लोकहितवाद डेवलप करने के पीछे का कारण रहा है।
और इन्हीं सभी के कारण जो है वो लोक हितवाद का विकास हुआ है। और इसके विकास के लिए हम लोग देखें तो निम्नलिखित कारण थे, बहुत सारे कारण हैं। आर्टिकल 38, आर्टिकल 39 क्लॉज ए, फिर आपका लोगों के हितों की सुरक्षा करना, न्याय की जो प्रक्रियात्मक जटिलता है इसके कारण सभी को न्याय नहीं मिलता, इसके कारण भी लोकहित का विकास करना पड़ा, ये भी एक कारण था। इसके अलावा जो आपका प्रशासनिक कार्यों के विरुद्ध मानवीय अधिकारों को मान्यता देना, इसके अलावा जहाँ पे अधिकार है वहाँ पे आपका उपचार भी है, इस युक्ति को विस्तृत रूप से प्रयोग करना, इसके अलावा न्याय को बहुत ही ज़्यादा व्यवहारिक बनाना, इन सभी जो कारण है ये सभी कारणों के द्वारा ही, कारणों के वजह से ही लोकहितवाद जैसी जो संकल्पना है ये अस्तित्व में आया है। तो सबको न्याय दे पाना बहुत ही आपका दिक्कत था, बहुत ही प्रॉब्लम था। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में देखते हुए आपका लोकहितवाद जैसी जो है संकल्पना ये सामने आई है। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें आपको समझ में आनी चाहिए। अब हम लोग इसके आगे की चर्चा करते हैं, क्या है क्या नहीं है, सो वो देखते हैं हम लोग। अब देखिए लोकहितवाद का हम लोग इसके पीछे का रीजन देख लिए, लोकहितवाद क्या है वो सभी हम लोग सब कुछ जान गए डिटेल से। अब हम लोग देखते हैं लोकहितवाद के उद्देश्य क्या है, आखिर ये जो लोकहितवाद है PIL है इसका क्या पर्पस है। पर्पस भी हम लोग देखे थे, इसका पर्पस को और भी देखते हैं। पहला तो ये इसका उद्देश्य है कि विधि के शासन को प्रोत्साहित करना है, कि जो आपका विधि का शासन है इस विधि के शासन को हम लोग को क्या करना है और भी प्रोत्साहित करना है, इसको बढ़ाना है इसका। तो बोला जाता है कि लोकहितवाद का मुख्य उद्देश्य विधि के शासन को प्रोत्साहित करना है। तो इसका मेन जो कारण है वो आपका विधि के शासन को ही क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। संविधान के आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण सिद्धांतों की जो वो चर्चा करता है। जब हम लोग समता का अधिकार 14 से 18 तक पढ़ते हैं, जिसमें आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण इसकी बात की जाती है। एक आपका अमेरिका से लिया गया है, एक आपका ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है ना। तो इस सिद्धांत का जो है चर्चा किया गया है। आगे देख लीजिए, जनहित याचिका के माध्यम से सभी व्यक्तियों को विधियों का समान संरक्षण प्रदान करवाना ये पॉसिबल हो सकता है या फिर करवाया जा सकता है, सिंपल सी बात है। तो PIL के माध्यम से ही सभी व्यक्तियों को विधियों का समान संरक्षण और विधि के समक्ष समता इसको फुलफिल करवाया जा सकता है। किसके माध्यम से, तो आपका PIL के माध्यम से ये चीज़ करवाना पॉसिबल, आसान हो जाता है। इसके बाद देखिए, शोषित और जो आपका उपेक्षित वर्ग है, शोषित और उपेक्षित वर्ग को समाज व आर्थिक न्याय प्रदान करना। तो जो आपका शोषित वर्ग है यानी जिसके ऊपर शोषण किया जा रहा है, या फिर उपेक्षित वर्ग जिसको जो है वो हमेशा नकारा गया है, समाज से बहिष्कृत किया गया है, वैसे वर्ग को सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलवाने के लिए PIL बहुत ही बेहतरीन भूमिका निभाता है। तो ये भी इसका उद्देश्य है। तो बोला जाता है कि लोकहितवाद का उद्देश्य शोषित वर्ग को या फिर जो सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं इनके हितों को संरक्षित करना है। तो लोकहितवाद का एक और भी उद्देश्य है कि सामाजिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है या फिर जो आपका शोषित वर्ग है, जैसे आपका SC ST हो गया, इनके हितों का, इनके इंटरेस्ट को क्या करना है, प्रिजर्व करना है, इनके हितों की हितों का सुरक्षा करना है, जिससे व्यक्तियों को उनके संवैधानिक अधिकारों को लागू कराकर सामाजिक व आर्थिक न्याय प्रदान किया जा सके। जिससे क्या होगा कि व्यक्तियों का जो है वो, व्यक्तियों को उनके जो है संवैधानिक अधिकार जो उनको मिले हैं उनको संवैधानिक अधिकारों को लागू करवा के उनके जो सामाजिक और आर्थिक न्याय है इनको फुलफिल किया जा सकेगा। तो ये भी आपका लोकहितवाद यानी PIL का एक तरह से उद्देश्य है, पर्पस है। तो लोकहितवाद का उद्देश्य शोषित वर्ग को या सामाजिक रूप से शोषित वर्ग या फिर जो आपका सामाजिक वर्ग है इनके हितों की सुरक्षा करना, ये भी इसका उद्देश्य है। और इसके लिए क्या होता है कि व्यक्तियों को उनके संवैधानिक अधिकारों को लागू करवा के सामाजिक और आर्थिक जो न्याय है ये फुलफिल करवाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई है। नेक्स्ट देखिए, तो बोला जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश वर्सेस प्लेनेट ऑफ द स्टूडेंट द मेडिकल कॉलेज। तो हिमाचल प्रदेश वर्सेस प्लेनेट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द मेडिकल कॉलेज, ये एक केस आया था। और इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका का उद्देश्य का वर्णन करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए न्याय का रास्ता आसान बनाना है। तो इस
केस में, इस वाद में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि इसमें जनहित याचिका का जो उद्देश्य है, जो पर्पस है, इसका एकदम विस्तृत से वर्णन करता है। और सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि PIL का जो वर्ग का जो उद्देश्य है वो कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए न्याय का जो रास्ता है उसको आसान बनाना है। न्याय का रास्ता इतना कठिन है, इसको आसान बनाना है PIL के माध्यम से कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए। ये जो है ये समाज के विशेष अधिकारों से वंचित व्यक्तियों को संरक्षित करने का कार्य करता है। तो समाज में जिनको वंचित किया गया है, हमेशा समाज में वंचित वर्ग है या फिर वंचित व्यक्ति है, इन सभी को संरक्षित करने का कार्य किया जाता है PIL के माध्यम से, और यह भी इसका एक मेन उद्देश्य है। और ये PIL का उद्देश्य का जो व्याख्या किस केस में किया गया है, तो आपका हिमाचल प्रदेश वर्सेस प्लेनेट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द मेडिकल कॉलेज, इस वाले केस में किया गया है। इसका टाइम नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप इसको ध्यान में रखिएगा। एक और केस था आपका जनता पार्टी वर्सेस SS चौधरी केस। तो जनता पार्टी वर्सेस SS चौधरी केस में फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो जनहित याचिका यानी PIL का उद्देश्य का वर्णन किया है। और इसमें भी बोला है कि PIL का जो प्रमुख उद्देश्य है वो विधि या फिर संविधान के प्रावधानों को पालन करवाना या फिर उनको सुनिश्चित करवाना है। तो संविधान में जो भी देखो जो विधि है, जो कानून है, इसको और संविधान में जो भी प्रावधान दिए हुए हैं, जो भी प्रोविजंस दिए हुए हैं, इनको पालन करवाना है। ये मामला बताया था कि आपका इसका प्रमुख उद्देश्य यही है PIL का कि जो विधि है, जो कानून है, इसको और संविधान में दिए गए प्रावधानों को ये सुनिश्चित करवाता है, इनका पालन करवाता है। ये डिसीजन दिया, ये उद्देश्य बताया जनता पार्टी वर्सेस SS चौधरी केस में। इसके बाद एक और केस आता है गौरव जैन वर्सेस यूनियन ऑफ केस। तो गौरव जैन वर्सेस यूनियन ऑफ केस, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो आपका कमज़ोर पीड़ित लोग हैं उनके संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा करके इन्हें न्याय प्रदान किया जा सकेगा। तो गौरव जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि जो कमज़ोर पीड़ित लोग हैं, जो कमज़ोर है और जो पीड़ित लोग हैं, उनके संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा करके उनके न्याय को जो है वो प्रदान किया जा सकता है। सभी का संवैधानिक अधिकार है, आप उन संवैधानिक अधिकारों की रक्षा कीजिए, सुरक्षा कीजिए और उनके आधार पे जो है उनको आप न्याय दिलाने का प्रयास कीजिए। किस तरह का न्याय? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और आपका राजनीतिक न्याय। क्योंकि ये जो न्याय है वो न्याय जो है यह 3 तरह का न्याय की व्यवस्था आपका प्रस्तावना में भी किया गया, यानी कि संविधान में है। ठीक है, तो संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा करके आप न्याय को प्रदान कर सकते हैं। ये गौरव जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कहा है। इसके द्वारा और ही साथ जो है वो विधि को सामाजिक व आर्थिक आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तित होते रहना चाहिए। जो आपका कानून है वो नहीं कि एक बार जो कानून बना दे वही हमेशा सालों साल चलेगा, ऐसा नहीं है। विधि को, कानून को आप सामाजिक और आर्थिक आवश्यकता के अनुसार उसको कभी कभी धीरे धीरे जो है वो चेंजिंग करते रहिए उसमें। और न्यायालय की शक्तियाँ किसी निर्देश को जारी करने, किसी आदेश देने या फिर नियम बनाने के लिए काफ़ी विस्तृत और परिवर्तन विधि का होना चाहिए। तो अगर न्यायालय अगर कोई भी किसी भी, देखो न्यायालय की क्या शक्ति है, वो किसी भी को निर्देश दे, किसी को वो आदेश दे, किसी के लिए वो नियम बनाए। तो ये सभी जो दायरा है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होना चाहिए और इसमें जो है वो परिवर्तन होते रहना चाहिए। और तो परिवर्तन विधि का होना चाहिए, मतलब कानून का परिवर्तन होते रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप कानून को परिवर्तित नहीं करते रहिएगा, जो पहले से चलते आ रहा है कानून, उसको आज की वर्तमान की परिप्रेक्ष्य में उसको जोड़ के आप कानूनों को परिवर्तित करते रहना चाहिए। ठीक है ना। तो विधि को सामाजिक और आर्थिक आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित होते रहना चाहिए। न्यायालय की जो शक्तियां हैं वो किसी निर्देश को जारी करने, किसी आदेश को देने या फिर नियम बनाने के लिए काफ़ी विस्तृत या परिवर्तित विधि का होना जरूरी है। जहां पुरानी विधि वर्तमान समय में उचित नहीं है, न्यायालय को नई विधि का निर्माण लोकहित मुकदमा में करना चाहिए तथा इसके माध्यम से न्याय को भी प्रदान करना चाहिए। पुरानी विधि अब उतनी ज़्यादा लाभदायक नहीं रही है। हाँ, जहाँ जहाँ पे चल रही है वहाँ पे चलाइए, लेकिन जहाँ पे आवश्यकता है, नीड है चेंज करने की, वहाँ पे आप चेंज कीजिए, ताकि इसके माध्यम से आप जो है वो न्याय को सुनिश्चित कर सकिएगा। और न्याय की बात करेंगे तो हमेशा प्रस्तावना में लिखा हुआ 3 तरह का न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तीनों न्याय को जो है वो आपको फुलफिल करवाना है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, लोकहितवाद के विनियमन के लिए नियम और सिद्धांत क्या क्या दिए गए हैं वो देख लीजिए। तो बताया जाता है कि लोकहित याचिका यानी PIL सामाजिक परिवर्तन और कानून के शासन को बनाए रखने तथा कानून और न्याय के बीच में संतुलन को तीव्रता देना इसका एक महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है।
तो पहला चीज़ याद रखिएगा इसको आप, लोकहितवाद का क्या क्या सिद्धांत है वो देख लीजिए। एक मिनट रुकिएगा ज़रा। तो अब हम लोग जो है वो आपका लोकहितवाद के विनियमन के लिए यानी कि इसको लागू करने के लिए क्या नियम है और क्या सिद्धांत है वो हम लोग देखते हैं। लोकहितवाद के प्रयोग के अलग सिद्धांत होंगे, जबकि उसको लागू करने के अलग सिद्धांत होंगे, अलग नियम होंगे। तो बताया जाता है कि जो आपका लोकहित याचिका है ये सामाजिक परिवर्तन और कानून के शासन को बनाए रखने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो लोकहितवाद जो है वो आपका सामाजिक परिवर्तन, समाज में होने वाले परिवर्तन और कानून का शासन यानी कि विधि का शासन को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और ये कानून और न्याय के बीच में संतुलन रखता है। ये कानून और न्याय के बीच में, कानून एक तरह से जो आपका लॉ है और जो आपका कानून है, और एक जो आपका न्याय है जो जस्टिस है, इन दोनों में एक तरह से ये कड़ी का काम करता है और इसको ये तीव्रता देता है। ठीक है। इसके अलावा एक और पॉइंट इसका देखिए, लोकहितवाद का मूल उद्देश्य जो है वो गरीबों और कमज़ोर वर्ग के लोगों को न्याय दिलवाना है, उनको सुलभ करवाना है न्याय को, और न्याय संगत बनाना है। तो लोकहितवाद का एक मूल उद्देश्य है, मेन पर्पस ये भी है कि जो गरीब और जो कमज़ोर वर्ग है, तो गरीब और कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए न्याय को सुलभ बनाना है और न्याय संगत बनाना है। और यह सभी के लिए न्याय का लोकतांत्रिककरण करता है। तो ये सभी व्यक्तियों के लिए जो है वो न्याय का लोकतांत्रिककरण करता है। इसके अलावा देख लीजिए, यह राज्य संस्थाओं जैसे कि जेल, आश्रय स्थल या फिर जो अन्य संस्थान हैं, यहाँ पे न्यायिक निगरानी में भी मदद रखता है। तो PIL के माध्यम से जो आपका राज्य का जो अलग अलग संस्था है, जैसे कि आपका जेल हो गया, कारागृह हो गया, आश्रय स्थल हो गया, या फिर जो अन्य संस्थाएं हो गई, वहाँ पे भी न्यायिक निगरानी रखता है कि वहाँ पे आप तो रखें लेकिन वहाँ पे आप न्यायिक कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे न्याय को आप फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं तो आप वहाँ पे खुद वहाँ पे शोषण कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना, ये सभी। इसके अलावा इसने कार्यपालिका और विधायिका को लोगों के प्रति उनके संवैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए जिम्मेदार ठहराकर विधि का शासन स्थापित करने में मदद की है। तो PIL जो है वो आपका विधि का शासन स्थापित करने में एक तरह से मदद करता है। कैसे? तो वो कार्यपालिका और विधायिका को, तो कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव और विधायिका लेजिस्लेचर, इसको लोगों के प्रति उनके संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए जिम्मेदार बतलाता है। यानी कि जो कार्यपालिका है, जो विधायिका है, इनका क्या कर्तव्य है, इनका क्या संवैधानिक कर्तव्य है लोगों के प्रति, वो बतलाता है। और ऐसे में वो अपना काम जब बेहतरीन तरीके से करेंगे तो सभी लोगों को न्याय मिलेगा। सिंपल सी बात है। तो इसने कार्यपालिका और विधायिका को लोगों के प्रति उनके संवैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए जिम्मेदार ठहराकर विधि का शासन स्थापित करने का मदद किया है। तो सिंपल सी बात है, वो लोगों का, वो जो है कार्यपालिका और विधायिका को लोगों के प्रति उनका जो संवैधानिक कर्तव्य है वो उनको रियलाइज़ करवा के उनका निर्वहन करवाता है, और इसके थ्रू जो है वो विधि का शासन स्थापित करने का प्रयास करता है। कौन? PIL। इसके अलावा एक पॉइंट और है कि न्यायपालिका ने लोकहितवादों के माध्यम से मूल अधिकारों को विस्तारित किया है। तो लोकहितवाद के माध्यम से जो है न्यायपालिका लोकहितवादों के माध्यम से जो आपका मौलिक अधिकार है, जो आपका फंडामेंटल राइट्स है, मूल अधिकारों को और भी ज़्यादा विस्तारित किया है, और बहुत से अनुमानित अधिकारों को यहाँ पे जन्म दिए हैं। तो और भी कई सारे जो अनुमानित अधिकार है इनको भी जन्म यहाँ पे दिए हैं आपका लोकहितवादों के माध्यम से, अलग अलग अधिकारों को सामने लाए हैं। इसके अलावा देख लीजिए, न्यायिक समीक्षा यानी कि जो आपका जुडिशियल रिव्यू है, इसकी अवधारणा को लागू करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण उपकरण है। तो जब हम लोग न्यायिक समीक्षा की बात करते हैं तो न्यायिक समीक्षा की जो अवधारणा है, आइडियोलॉजी है, इसको अगर लागू करवाना है सही तरीके से तो आपका PIL जो है वहाँ पे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस वाले पॉइंट को भी आप जो है वो थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है। अब इसके बाद जो है वो लोकहितवाद के प्रयोग के लिए उसका जो है विनियमन और उसके लिए जो है वो सिद्धांत दिए गए हैं। तो लोकहितवाद के प्रयोग के लिए क्या क्या नियम है, क्या क्या सिद्धांत है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आगे क्लास में देखेंगे। आज तो हम लोग लोकहितवाद के विनियमन के लिए, मतलब लोकहितवाद के विनियमन के लिए क्या सिद्धांत हैं इनको हम लोग जाने। कल की क्लास में हम लोग लोकहितवाद के प्रयोग करने के लिए क्या सिद्धांत है वो देखेंगे। लोकहितवाद को लागू करने के लिए यानी कि इसका विनियमन करने के लिए क्या सिद्धांत है वो हम लोग आज देख लिए हैं। वहीं लोकहितवाद के प्रयोग करने के लिए क्या क्या सिद्धांत है वो हम लोग कल की क्लास में जानेंगे।
तो आई होप ये वाला जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या क्या पढ़े आज की क्लास में उसके बाद हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, तो एक तरह से वो बेहतर होगा आपके लिए भी। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले ये जो टॉपिक था जनहित याचिका, जिसको लोकहितवाद भी कहा जाता है, लोकहित याचिका भी कहा जाता है, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL। सबसे पहले तो हम लोग जाने कि लोकहितवाद जो है वो क्या होता है, इसको हम लोग डिटेल से समझे कि लोकहितवाद जो है एक ऐसा न्यायिक कार्यवाही होता है जिसमें जनसाधारण अथवा जनता के एक बड़े वर्ग का जो है हित जो है निहित होता है इसमें, और उसका जो है वो आवाज़ उठाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति न्यायिक प्रक्रिया इतना ज़्यादा जटिल होने के कारण वो अगर वो आवाज़ नहीं उठा रहा है तो ऐसे में उसके द्वारा उसका कोई रिलेटिव या फिर कोई संस्था उसका आवाज़ उठा सकता है। इसके बाद हम लोग लोकहितवाद के बारे में और भी डिटेल से देखें। इसके बाद जो है वो हम लोग जाने कि जो है वो लोकहित याचिका की जो संकल्पना है वो कैसे कैसे धीरे धीरे सामने आया। उसके बाद हम लोग देखें कि अलग अलग निर्णयों में उसके द्वारा अलग अलग निर्णयों के द्वारा जो है वो किन किन केसेस में लोकहितवादिका के परिधि के अंतर्गत माना गया है, कि विभिन्न निर्णयों के द्वारा निम्नलिखित मामले या फिर वाद में लोकहित के परिधि को माना गया है, यानी कि किस किस चीज़ को हम लोग लोकहितवाद के अंतर्गत रखेंगे, किसको नहीं रखेंगे, ये सभी को देखेंगे हम लोग धीरे धीरे देखें अलग अलग केसेस के माध्यम से। जैसे कि आपका MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में हम लोग गंगा के पानी का जो है वो वाद देखे। उसके बाद हम लोग MC मेहता और यूनियन ऑफ इंडिया जो कि 1997 में आया था, इसमें हम लोग ताजमहल के सौंदर्य की रक्षा के लिए जो है वो लोकहितवाद जायज़ जा सकता है, इसकी बात किए। इसके बाद SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो कि 1983 में आया था, इसमें जज के ट्रांसफ़र को भी लोकहितवाद के अंतर्गत रखा गया है, इसको जाने। इसके अलावा पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में विधि का जो शासन है इसको भी लोकहितवाद के अंतर्गत ही रखा गया है। इसके अलावा फिर लोकहितवाद का जो है वो अलग अलग मामलों में न्यायपालिका के द्वारा समय समय पर इसका व्याख्या किया गया है और इसके परिधि को बढ़ाते चला गया है। जैसे कि बंधुआ मजदूरी, श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी, बाल शोषण, नारी उत्पीड़न, पुलिस यातना उत्पीड़न, पर्यावरण संरक्षण, दलित एवं पिछड़े वर्गों पर अत्याचार, हिंसा से प्रभावित पीड़ित व्यक्ति, कारागृहों में शोषण उत्पीड़न, अव्यवस्था इत्यादि, इन सभी को लोकहितवाद की परिधि के अंतर्गत रखा गया है। इसके अलावा हम लोग जाने कि किन किन मामलों को जो है वो लोकहितवाद की परिधि में हम लोग शामिल नहीं करेंगे, जैसे कि भूस्वामी और किराएदार के बीच का विवाद, सेवा अथवा नौकरी को, सरकार के विरुद्ध निजी शिकायतें, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश, इनको लोकहितवाद में हम लोग शामिल नहीं करेंगे। इसके बाद हम लोग जो है वो देखें लोकहितवाद का परिभाषा देखें, उसका महत्व देखें थोड़ा सा। उसके बाद उसका जो है बैकग्राउंड हल्का देखें, तो हम लोग बैकग्राउंड क्या देखें, मतलब कि किनको शामिल किया जाता है, किनको शामिल नहीं किया जाता, मतलब उनका परिधि देखें अलग अलग केसेस के माध्यम से। उसके बाद हम लोग लोकहितवाद का विकास देखें भारत में, तो वो हम लोग देखें PN भगवती साहब का क्या कहना था, वो हम लोग जाने। उसके बाद इस विचारधारा को प्रबल बनाने के लिए और न्याय को महत्व को जो है वो महत्व को बनाए रखने के लिए लोकहितवाद का विकास करना आवश्यक हो गया था, और इसके पीछे का अलग अलग कारण थे, जैसे कि आर्टिकल 38, आर्टिकल 39 हम लोग देखे, 39 क्लॉज ए देखे। फिर यहाँ पे देखे कि इसके विकास के पीछे का क्या कारण था, 8-10 कारण ये भी हम लोग देखे, इसकी हम लोग चर्चा किए। 8-10 कारण थे इसके लोकहित के विकास के पीछे। उसके बाद लोकहितवाद का हम लोग उद्देश्य देखें, जिसमें हम लोग विधि के शासन को प्रोत्साहित करना, इसका ये मेन उद्देश्य था। इसके अलावा जो है वो आपका शोषित या फिर जो उपेक्षित वर्ग है इसको सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान कराना, ये भी इसका एक मेन लक्ष्य था। इसके अलावा फिर हम लोग हिमाचल प्रदेश वर्सेस प्लेनेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ द मेडिकल कॉलेज, इसमें जो है वो आपका क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट, उसका हम लोग देखें इसका उद्देश्य क्या है। तो इस केस में जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जनहित याचिका का उद्देश्य का वर्णन किया गया था, इसको और डिटेल से बताया गया। उसके बाद जनता पार्टी वर्सेस SS चौधरी केस में फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो BIL का उद्देश्य को और भी विस्तारित किया। इसके बाद गौरव जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहा कि जो आपका पीड़ित व्यक्ति है, इसको पीड़ित व्यक्ति या फिर जो लोगों है या फिर जो कमज़ोर वर्ग है, इनके संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा करके इनको न्याय दिलाना या न्याय प्रदान किया जा सकता है। उसके बाद हम लोग ये भी जाने कि विधि को सामाजिक और आर्थिक आवश्यकता के अनुरूप जो है वो उसको धीरे धीरे कभी कभी चेंज भी करना चाहिए, और क्यों करना चाहिए वो भी हम लोग देखें। उसके बाद लोकहितवाद के विनियमन के लिए जो भी नियम है और जो सिद्धांत है वो हम लोग पढ़े, इसका भी 6-7 को पॉइंट पढ़े। तो इसको लागू करने के लिए क्या क्या सिद्धांत है वो हम लोग देखें। उसके बाद हम लोग कल की क्लास में जानेंगे लोकहितवाद को प्रयोग करने के लिए क्या क्या सिद्धांत दिए हुए हैं, उनको हम लोग जानेंगे। उसके बाद इसकी चर्चा और करेंगे हम लोग, फिर ये आपका कल की क्लास में ये टॉपिक जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब ज़्यादा आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस इसी तरह आप लगे रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, फिर आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं होगी। ये टॉपिक भी आपका एक क्लास में और लगेगा,
और आने वाली एक क्लास और है, तो उसमें लोकहितवाद भी आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।